ये है श्याम। श्याम एक बंजारा है। इसका काम है एक गांव से दूसरे गांव घूमना और सारे गांव और शहरों के नियम कानून के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये कानून की किताबें पढ़ने में बहुत रुचि रखता है। एक बार इसी तरह घूमते घूमते ये कलिंगा नाम के गांव में पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी। बहुत थका हुआ था तो उसने देखा सामने एक बड़े से मकान के बाहर साफ सुथरा आंगन है। उसने सोचा क्यों ना रात को मैं यहीं सो जाऊं। जब वो सोया तो अचानक उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आई। वह उठकर बैठ गया। तब उसने देखा कि सामने दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। वो सब बातें सुनने लगा। बात सुनने के बाद उसको पता चला उसमें एक व्यक्ति है गंगा और दूसरा है राज दरबार में काम करने वाला एक सिपाही। सिपाही ने गंगा को पकड़ लिया है क्योंकि वो चोरी करके भाग रहा है। सिपाही ने गंगा से पूछा कि तुमने चोरी क्यों की, तो गंगा उसको बोलने लगा कि यह मेरे जीवन की पहली और आखिरी चोरी है। तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। सिपाही ने गंगा से पूछा, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारी इतनी कम उम्र है, तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने चोरी की। तब गंगा ने बताया कि वह बहुत गरीब है। वह बहुत छोटा था जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ने दूसरे लोगों के घरों में काम करके जो पैसे मिलते थे उसी से मुझे पढ़ाया लिखाया और अब वह दूसरों के लिए खाना बनाती है, खाना बनाने का काम करती है। वो जो काम करके पैसा मिलता है उसी से हमारे घर का खर्च चलता है। फिर गंगा ने सिपाही को अपनी चोरी करने का पूरा कारण और पूरी कहानी बताई। गंगा ने सिपाही को बताया, एक दिन आधी रात को एक पति पत्नी हमारे गांव के वहां आए। वो दोनों बहुत भूखे थे तो उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, बहुत रात हो गई है, क्या हमें खाना मिलेगा। मेरी माँ ने कहा हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। माँ खाना बना के आई और उनको खाना खिलाया। उनको खाना खा के बहुत अच्छा लगा तो वो बोलने लगे कि क्या हम आपके घर में सो सकते हैं। तो मेरी माँ ने कहा हमारा घर तो बहुत छोटा है, आप बाहर ही कहीं पेड़ के नीचे सो जाइए। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हमें थोड़ी सी ही जगह चाहिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। मेरी माँ ने कहा ठीक है। वो दोनों हमारे घर में खाना खा के सो गए। लेकिन जब वो सुबह उठे तो दोनों मरे हुए थे। मैंने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि जो खाना इन्होंने खाया उसमें जहर था, इसीलिए इन दोनों की मृत्यु हो गई है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद पूरे भोजन का निरीक्षण किया गया तो उसमें एक मरी हुई छिपकली मिली। यह देखकर सब गांव वाले मेरी माँ को पकड़कर राज दरबार में ले गए। जब महाराज ने सारी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि हालांकि मेरी माँ का उद्देश्य उन दोनों की जान लेना नहीं था, वो तो उनकी मदद ही कर रही थी, उनको अच्छा खाना बनाकर ही खिला रही थी, लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध है, जानने में हो या अनजाने में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन दोनों पति पत्नी की मौत का कारण मेरी माँ थी, तो उन्होंने मेरी माँ को फांसी की सज़ा सुना दी। श्याम पीछे बैठकर दोनों की पूरी बातें सुन रहा था। फिर गंगा ने बताया कि जब महाराज ने मेरी माँ को फांसी की सज़ा दी तो कुछ मंत्रियों ने इसका खंडन किया। मंत्रियों ने महाराज को बोला कि जानबूझ के की गई हत्या और अनजाने में की गई हत्या में अंतर होता है, इसलिए आप इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। तब महाराज ने कहा ठीक है, यदि ये 1000 सोने की अशर्फियाँ जमा करा देगा दरबार में तो हम इसकी माँ को फांसी की सज़ा नहीं देंगे और बाइज़्ज़त बरी कर देंगे। गंगा ने बोला कि मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए ये चोरी की है ताकि मैं 1000 अशर्फियाँ दरबार में जमा करा सकूं। तब सिपाही ने गंगा से कहा कि यदि ये बात है तो तुम ये पैसे किसी से उधार भी तो ले सकते थे, तुम्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। तुम किसी से उधार मांग लेते या कहीं काम करके कुछ पैसे कमा लेते।
तब गंगा ने कहा कि मैं इतना गरीब हूँ, बताइए मुझे इतने पैसे कौन उधार देगा, और मैं 1 महीने में ऐसा कौन सा काम कर लूँगा जिससे कि मुझे 1000 सोने की अशर्फियाँ मिल जाएंगी। इसलिए मजबूरी में मैंने चोरी की है। महाराज ने इसके साथ यह भी शर्त रखी थी कि ये पैसे मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ही जमा कराने हैं, और आज जमा कराने का आखिरी दिन है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे आप आज जाने दीजिए। गंगा की पूरी कहानी सुनने के बाद उस सिपाही ने कहा कि तुमने चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कहानी बहुत ही दर्दनाक है और मुझे तुम पर सचमुच में दया आ रही है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तुम इसमें से जितना धन महाराज को दरबार में जमा कराने के लिए चाहिए उतना धन तुम ले लो, और बाकी का धन मुझे दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। गंगा उस पोटली से 1000 अशर्फियाँ निकाल लेता है और बाकी की अशर्फियाँ सिपाही को दे देता है। अगले दिन गंगा वो अशर्फियाँ लेकर दरबार में पहुँचता है। महाराज के कहे अनुसार गंगा 1000 अशर्फियों को दरबार में जमा करा देता है। महाराज ये ऐलान करते हैं कि अब उसकी माँ को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने उनके कहे अनुसार 1000 अशर्फियों को दरबार में जमा करा दिया है। गंगा की माँ को रिहा कर दिया जाता है। अब शाम रोज़ राज्यसभा में आकर बैठता है और राजा की न्याय प्रणाली को बारीकी से देखता है। 2 दिन बाद दरबार में एक व्यापारी आता है और वो राजा को बोलता है कि मैं एक सोने का व्यापारी हूँ। मैं पिछले 1 सप्ताह से दूसरे गांव में अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था। जब मैं अपने घर वापस आया तो देखा मेरे घर का ताला टूटा हुआ था और मेरा एक बहुत बड़ा पोटली था जिसमें काफ़ी सारी सोने की अशर्फियाँ थी, वो मेरे घर पर नहीं है, वो चोरी हो चुका है और वो मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी थी। यह सुनकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वो इसकी जांच करे, लेकिन उस व्यापारी ने बोला, महाराज इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। राजा के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि मेरी पोटली गंगा ने चोरी की है, जिसमें से 1000 अशर्फियाँ वो आपको 2 दिन पहले जमा करा के गया है। राजा ने जब ये सुना तो तुरंत गंगा को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही गंगा राज दरबार में आया और राजा के पूछने पर उसने स्वीकार कर लिया कि ये चोरी उसने की है, और इसका कारण भी बताया कि महाराज आपने मेरे ऊपर 1000 अशर्फियों का जुर्माना रखा था। मैं गरीब भला ये जुर्माना कैसे दे सकता था, और अपनी माँ को छुड़ाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये चोरी की। जब गंगा ने स्वीकार कर लिया तो राजा ने अपने सेनापति को बोला, क्योंकि गंगा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए गंगा को तुरंत कारावास में डाल दिया जाए और गंगा की माँ को बोल दिया जाए जब तक कि इस व्यापारी की स्वर्ण मुद्राएं उसको वापस नहीं मिलती तब तक गंगा जेल में ही रहेगा। तभी श्याम उस भीड़ में से उठकर सामने आया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, आपका निर्णय बिल्कुल गलत है। तब राजा को क्रोध आया और राजा ने पूछा, तुम कौन हो और मेरा निर्णय गलत कैसे है, तुम बताओ। तब श्याम ने बोला कि इस व्यापारी को मैंने ही बताया है कि गंगा ने चोरी की है। राजा ने कहा कि तुमको कैसे पता गंगा ने चोरी की है। तब श्याम ने बताया कि मैं एक छात्र हूँ और मैं राज्य राज्य जाकर सभी राज्यों के कानूनों को बारीकी से देखता हूँ कि किस तरह से सब राज्यों में न्याय किया जाता है और उसमें क्या गलतियाँ रह जाती हैं। तो आज आपने जो निर्णय लिया वह भी बिल्कुल गलत है। आपको भली भांति पता था कि जिस पति पत्नी की मृत्यु हुई है उसमें गंगा की माँ का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आपने गंगा पर 1000 अशर्फियाँ जमा कराने का दंड दिया, यह भली भांति जानते हुए कि 1 महीने के अंदर 1000 सोने की अशर्फियाँ एकत्रित करना नामुमकिन है। अब गंगा के पास कोई चारा नहीं था तो उसने इस व्यापारी के घर से चोरी की। अब
फिर पकड़ा भी गया तो आप ही के कर्मचारी ने उससे रिश्वत लेकर उसको छोड़ दिया। जब इस व्यापारी को पता चला कि इसके घर में चोरी हुई है तो ये अब आपके पास आ गया। अब आपने गंगा को कारावास में डालने का आदेश दिया है और उसकी माँ को बोला कि वो स्वर्ण मुद्राएं वापस दरबार में जमा कराए, तभी गंगा रिहा होगा। अब क्या होगा? उसकी माँ फिर से कहीं चोरी करेगी। जिसकी चोरी होगी वो फिर इस व्यापारी की तरह आपके दरबार में आएगा और यही सब बोलेगा। तो आप ही खुद सोचिए महाराज, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस तरह से तो ये हमेशा ऐसे चलता ही रहेगा। यह सुनकर तभी एक मंत्री उठा और सामने आया। उसने बोला, तो तुम ही बताओ, यहाँ पर अपराधी कौन है? गंगा की माँ जिसने जहरीला खाना खिलाया, या गंगा जिसने चोरी की, या वो सैनिक जिसने रिश्वत ली? अब तो उस सैनिक के लिए भी एक सज़ा बनती है। ये समस्या तो और भी जटिल होती जा रही है। तब श्याम ने कहा, इस केस में अपराधी है तो सिर्फ महाराज खुद हैं। महाराज ने पूछा, वो कैसे? तब श्याम ने बोला कि आप भली भांति जानते थे कि गंगा की माँ निर्दोष है। वह एक दुर्घटना थी। उनको मारने का गंगा की माँ का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने गंगा की माँ को जेल में डाला। उसके बाद आपने गंगा को 1000 अशर्फियाँ 1 महीने में जमा कराने के लिए कहा, और आपने यह नहीं सोचा कि ये गरीब आदमी 1 महीने में 1000 अशर्फियाँ कहाँ से लाएगा। आपने गंगा की मानसिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा, और गंगा की माँ ने जो किया वह कुछ गलत नहीं किया था, वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। और जो कर्मचारी ने रिश्वत ली उसने भी गंगा के ऊपर दया करके उसको छोड़ दिया। तब श्याम ने बोला कि इससे अच्छा तो ये होता कि जो पति पत्नी मर गए थे, आप उन परिवार वालों को कुछ आर्थिक सहायता देकर इस केस को वहीं बंद कर देते, और ये सब नहीं होता। यह बात सुनकर राजा को भी बहुत अच्छा लगा, और उसने गंगा की माँ को छोड़ दिया और व्यापारी का धन उसको लौटा दिया। तो इस केस में जो अपराधी थे वो राजा स्वयं ही थे। Thank you so much for watching the video.